Hello students, this is online social study classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastava. Students, today in this video I will explain you the chapter Agriculture from Geography, and student, this is the fourth lecture of this chapter. It is a tropical as well as a subtropical crop, यानी ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट से रिलेटेड होता है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो उष्ण कटिबंधीय, यानी जहाँ पर हॉट एंड डैम्प वेदर पाया जाता है, और सब ट्रॉपिकल कौन सा होता है जहाँ उपोष्ण कटिबंधीय, यानी यहाँ पर भी जो है हॉट होता है टेम्परेचर थोड़ा सा। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। और ये जो क्रॉप है शुगर केन की, वो सबसे अच्छे से जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड का मतलब जो जिसमें आर्द्रता होती है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, एक ऐसी क्लाइमेट में उगता है। और साथ ही साथ इसके लिए टेम्परेचर की इसकी ज़रूरत पड़ती है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए जो एनुअल रेनफॉल है वो लगभग 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की इसमें ज़रूरत पड़ती है। इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लो रेनफॉल होता है वहाँ पर अगर इसकी खेती होती है तो वहाँ पर हमको इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी ये शुगरकेन जो है उसको वैरायटी ऑफ सॉइल्स में उगाया जा सकता है, यानी इसके लिए कोई एक प्रकार की सॉइल की ज़रूरत नहीं, कई प्रकार की सॉइल्स में इसको उगाया जा सकता है। और मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है इसमें सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, यानी जब इसको बोया जाता है तब से लेकर। तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील, और अगर पूरे वर्ल्ड में इंडिया की बात करें तो ये ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर कंट्री है, यानी सबसे फर्स्ट टॉप नंबर पे ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पर इंडिया। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांडसारी एंड मोलासेस, यानी ये जो शुगर केन है ये किस किस का सोर्स है, शुगर का सोर्स है, गुड़ यानी कि जैगरी का सोर्स है, खांडसारी का सोर्स है, खांडसारी हम जो तगार होती है जिस तरह की उसको कहते हैं, एंड मोलासेस। मोलासेस क्या होता है, ये भी इसको भी हम जैगरी ही बोलते हैं, गुड़ कहते हैं, लेकिन ये किसके रूप में होता है, एक सिरप के रूप में होता है। एक सिरप होता है डार्क ब्राउन कलर का, उसको हम मोलासेस कहते हैं। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। उत्तर प्रदेश में शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब पढ़ते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स भी ग्रेन नहीं होते, लेकिन हम इनको कई प्रकार से खाने में यूज़ करते हैं। तो देखिए, इन 2015 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी वर्ल्ड में चाइना के बाद इंडिया दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था 2015 में। इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2015। मतलब रेपसीड ये क्या होता है, ये भी एक मस्टर्ड फैमिली का, यानी जो सरसों होता है उसी की फैमिली का एक सीड होता है, इससे भी ऑयल निकाला जाता है। तो इसके प्रोडक्शन में इंडिया कनाडा और चाइना के बाद 2015 के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे था। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश में टोटल जितना एरिया क्रॉप किया जाता है, यानी जितने एरिया पर एग्रीकल्चर की जाती है उसमें से लगभग 12% एरिया ऑयल सीड के द्वारा कवर होता है, यानी 12% एरिया पर ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, जो हमारे यहाँ जो मेन ऑयल सीड्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये जरूर याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सीजम है, इसको हम तिल बोलते हैं, इन सब के बारे में आप जानते ही होंगे। सोयाबीन है, कैस्टर है, कैस्टर को हम अरंडी कहते हैं, कुछ लोग इसको अंडी भी कहते हैं। तो कैस्टर के सीड्स है, कॉटन सीड्स आप जानते ही हैं जिनसे कॉटन बनता है, एंड लाइन सीड।
लाइनसीड कौन सा होता है, इसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, ये अलसी का बीज कहलाता है, एंड सनफ्लावर, और साथ ही साथ सनफ्लावर भी होता है। तो ये मेन हमारे यहाँ ग्रो किए जाने वाले ऑयल सीड्स हैं। इन सब से हमें ऑयल मिलता है, और जिसको में से कुछ ऑयल, मोस्टली ऑयल्स को हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, है ना, वही जैसा मैंने बताया ये एडिबल है। एडिबल का मतलब खाने योग्य और कुकिंग के लिए यूज होते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स, और इनमें से कुछ जो ऑयल हैं उनका यूज साबुन, कॉस्मेटिक माने जो सौंदर्य प्रसाधन के जो साधन होते हैं, क्रीम वगैरह, इनको, और ऑइंटमेंट का मतलब जो मरहम वगैरह होती हैं उनको बनाने में भी किया जाता है। ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप and accounts for about half of the major oil seeds produced in the country। और जो ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट यू नो वेरी वेल, ग्राउंड नट को हम कहते हैं मूंगफली। ये एक खरीफ क्रॉप है, और जो जितने भी हमारे यहाँ जो मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस होते हैं देश के अंदर, उसका लगभग 0.5% ग्राउंड नट का ही है। And Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Andhra Pradesh and Tamil Nadu in 2015-16। और 2015-16 के अकॉर्डिंग गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सेकंड और थर्ड पोजीशन पर थे। लाइनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। जो लाइनसीड है मैंने अभी इसके बारे में बता ही दिया था। लाइनसीड और मस्टर्ड जो हैं वो रबी क्रॉप्स हैं। सीजम इज़ अ खरीफ क्रॉप। सीजम यानी कि तिल एक खरीफ क्रॉप है। इन नॉर्थ, ये लेकिन नॉर्थ में खरीफ क्रॉप है, एंड रबी क्रॉप इन साउथ, यानी साउथ में ये रबी क्रॉप है, यानी साउथ में रबी के सीजन में और नॉर्थ में खरीफ के सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप, और जो कैस्टर सीड है उसको भी रबी और खरीफ दोनों ही क्रॉप के सीजन में ग्रो किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दो बेवरेज क्रॉप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। बेवरेज क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको हम हिंदी में पेय फसल भी कहते हैं। कहने का मतलब है इन फसलों को पिया जाता है, इनसे जो चीज़ बनती है उसको पीते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी को हम पीते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टी का जो क्वेश्चन है वो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसकी कंडीशंस, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ग्रो करने के लिए, उनको ज़रूर आप अच्छे से समझें। तो देखिए शुरू करते हैं। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। तो जो टी का कल्टीवेशन है वो उसी का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। और ये कैसी क्रॉप है, मैंने भी बताया था, ये बेवरेज क्रॉप है जिसको पेय फसल भी कहते हैं, और ये स्पेशली शुरुआत में ब्रिटिश लोगों के द्वारा ही हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई थी। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। आज ज़्यादातर जो हमारे यहाँ के टी प्लांटेशन है वो इंडियंस के द्वारा ओन किए जाते हैं, यानी इंडियंस उनके मालिक हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो टी का प्लांट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से उगता ही है। एंड इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, और साथ ही साथ उसको और क्या चाहिए होता है, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी गहराई तक और बहुत ही उपजाऊ जो अच्छी तरह से ड्रेन की हुई जो सॉइल होती है। रिच इन ह्यूमस, जो ह्यूमस में भी रिच हो। ह्यूमस यू नो ये पार्ट ऑफ सॉइल होता है, जो एक तरह से खाद कह सकते हैं हम इसको। एंड ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनकी इसको ज़रूरत पड़ती है। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट फ्री क्लाइमेट। और जो टी की जो बुशेज होती हैं, यानी टी की उन जो पेड़ होते हैं उनको हम बुशेज में रखते हैं, बुशेज की कैटेगरी में। उसको कैसी क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, वार्म की, यानी थोड़ी सी हॉट, गर्म, एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, जिसमें मॉइस्ट ना हो यानी मॉइस्चर ना हो, फ्रॉस्ट माने जो कोहरा वगैरह होता है वो ना हो, उनसे बिल्कुल फ्री क्लाइमेट हो, है ना, ऑल थ्रू द ईयर, पूरे ईयर्स में। इसके अलावा फ्रीक्वेंट शॉवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर्स कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। और इसके साथ में जो फ्रीक्वेंट शॉवर है, यानी कि बहुत भारी बारिश की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हल्की हल्की बारिश बार बार जरूर होना इसके लिए ज़रूरी है।
और ये इसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव, यानी चाय की जो टेंडर लीव्स होती हैं, कोमल पत्तियाँ, वो लगातार बढ़ती रहती हैं। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, और ये कैसी है, लेबर इंटेंसिव, यानी इसमें सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, और इसमें कैसी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, एबंडेंट का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, चीप माने सस्ती, और स्किल्ड यानी कि कुशल, यानी ऐसे लेबर हो जो सस्ते में भी मिलें और कुशल भी हों, यानी काम करने में एक्सपर्ट हों। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, और टी की जो फ्रेशनेस है उसको बनाए रखने के लिए इसको टी गार्डन में प्रोसेस किया जाता है। यानी जो पत्तियों से जो हम जिस तरह की पत्ती हम यूज करते हैं चाय में, उनको बनाया जाता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारे मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो उनमें सबसे पहले असम का नाम आता है, दूसरा हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, यानी दार्जिलिंग में जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ, वहाँ पर पहाड़ियों पे स्पेशली इनको चाय की खेती सबसे अच्छे तरीके से होती है ना। जलपाईगुड़ी है डिस्ट्रिक्ट है ये वेस्ट बंगाल का, और तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ पर भी चाय का उत्पादन होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मेघालय, आंध्र प्रदेश है और त्रिपुरा भी है। ये भी हमारे यहाँ के टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अगर हम 2015 की बात करें तो इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की, यानी 2015 में चाइना और टर्की के बाद इंडिया तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी जो बेवरेज क्रॉप है और उसका नाम है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी लोग बहुत पीते हैं और लोग इसे पसंद भी करते हैं। तो देखिए, इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, यानी पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन कॉफ़ी है वो अपनी गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। यानी केवल भारत में ही नहीं, इसको जो दूसरी स्पेशली जो यूरोपियन कंट्री हैं वो इंडियन कॉफ़ी को बहुत पसंद करती हैं। The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country, यानी भारत में जो कॉफ़ी की एक वैरायटी है जिसका नाम है अरेबिका, ये यमन एक कंट्री का नाम है, यमन के द्वारा इंडिया में लाई गई थी और इसी का इंडिया में प्रोडक्शन होता है। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में इस वैरायटी की, अरेबिका क्वालिटी की वैरायटी की बड़ी डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, और इसका भारत में प्रोडक्शन होता है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यानी शुरुआत में इसका जो कल्टिवेशन था वो बाबा बुदान हिल्स में किया गया था, और आज भी इसका जो कल्टीवेशन है वो कुछ ही स्थानों तक सीमित है, जैसे कर्नाटका की जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, इसके अलावा केरला है, तमिलनाडु है, केवल इन्हीं स्थानों में इसका प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके। तो स्टूडेंट, मोस्टली जो फूड क्रॉप्स हैं जो अदर देन ग्रेन्स हैं, यानी कि ग्रेन्स नहीं होती, वो हमने पढ़ी ली हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जनरली जो प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जो होता है, इसी को ही हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो देखिए, इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, एंड 2050 में पूरे वर्ल्ड में इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, यानी भारत में केवल ट्रॉपिकल यानी गर्म मौसम वाले फल ही नहीं, बल्कि जो टेम्परेट फ्रूट्स है, टेम्परेट का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में शीतोष्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि समर के टाइम पे थोड़ी सी माइल्ड होती है, और जब विंटर आती हैं तो काफ़ी कूल हो जाती है। तो ऐसे सीज़न को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट्स। तो मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, यानी इन राज्यों का जो मैंगो है, यानी इन राज्यों में मैंगो ग्रो किया जाता है। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी मेघालय, और चेरापूंजी और मेघालय का जो ऑरेंज है। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, है ना, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बनाना यानी कि केले। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, है ना, बिहार और उत्तर प्रदेश के लीची और गुआवा। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, मेघालय में पाइनएप्पल होता है। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना और
आंध्र प्रदेश में ग्रेप्स होता है, एप्पल्स, पीयर्स एंड एप्रिकॉट्स एंड वालनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो एप्पल्स हैं, पीयर्स हैं, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स हैं, ये भी पूरे वर्ल्ड में इनकी बड़ी डिमांड है। यानी जो ऊपर मैंगोज, बनानाज, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स, ये सब हमने पढ़े, इनकी पूरे वर्ल्ड में ही बड़ी डिमांड। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में बताता हूँ। नॉन फूड क्रॉप्स यानी कि जिनका यूज़ फूड के रूप में नहीं होता है, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं रबर को। तो रबर इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? जो ऐसे क्लाइमेट में उगती है जो इक्वेटर के आसपास की क्लाइमेट होती है। तो ये जो हमारे यहाँ स्पेशली केरला में उगती है, और केरला का जो क्षेत्र है वो इक्वेटर, यू नो वेरी वेल, जो भूमध्य रेखा है जो हमारे ग्लोब के बिल्कुल बीच से जाती है, तो उसके आसपास के एरिया को हम इक्वेटोरियल क्रॉप एरिया कहते हैं। तो ये जो रबर है वो कैसी है? इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको केवल इक्वेटोरियल एरिया में ही उगा सकते हैं, इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ में उगा सकते हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, और इसको 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल के साथ साथ मॉइस्ट का मतलब नमी युक्त, और ह्यूमिड का मतलब, ह्यूमिड का भी मतलब वही है जो आर्द्रता होती है क्लाइमेट में, है ना, उन ऐसी जो है एटमॉस्फेयर की या क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। रबर इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, और इसके साथ ही रबर क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है जिसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में होता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, और केरला में ही इसको सबसे ज़्यादा हमारे देश में उगाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु है, कर्नाटका है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और मेघालय की जो गारो हिल्स हैं, गारो पहाड़ियाँ, उनमें भी रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा देखिए, पढ़ते हैं फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट? कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स इन ग्रोन इन इंडिया। यानी भारत में जो मेजर फाइबर क्रॉप उगाई जाती हैं उनमें कौन कौन सी हैं? कॉटन है, जूट है, हेम्प है एंड नेचुरल सिल्क है। कॉटन, जूट आप जानते ही हैं। हेम्प क्या होता है? इसको हम पटसन कहते हैं, है ना। ये भी एक तरह का फाइबर होता है ना, जो कि यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। यानी पहली जो 3 हैं, यानी कि कॉटन, जूट और हेम्प, इन तीनों का जो सॉइल में इनकी क्रॉप की जाती है, सॉइल से ग्रो किया जाता है इनको। लेकिन जो 4th है, यानी कि जो नेचुरल सिल्क है, आप जानते ही हैं, आपने और क्लासेस में या अदर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा कि इसको जो फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबेरी। स्पेशली जो मलबेरी यानी कि जो शहतूत का जो पेड़ होता है, उसकी पत्तियों पर, हरी पत्तियों पर जो सिल्क वर्म होता है, यानी रेशम का जो कीड़ा होता है, उसके कोकून से इसको प्राप्त किया जाता है। यानी एक ऐसी फसल है जो, ये एक ऐसा फाइबर है जो कि हमें ग्रो करके सॉइल से नहीं मिलता है, बल्कि ये किसी इस तरह के एक एनिमल से या कहीं कीड़े से, इंसेक्ट से मिलता है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। इसको जरूर याद रखें, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है स्टूडेंट कि व्हाट इज सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी जो सिल्क के वर्म होते हैं, रेशम के कीड़े का पालना। रेयरिंग का मतलब उसका पालन पोषण करना, किसके लिए? सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉटन के बारे में। कॉटन हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, और इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में भी इसका एक बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए होते हैं।
इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, और भारत को ये जो कॉटन प्लांट होता है इसका ओरिजिनल होम माना जाता है, यानी कि हमारे यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉटन हमारे यहाँ ग्रो होती है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो कॉटन है वो सबसे मुख्य रॉ मटेरियल है। In 2015, India was second largest producer of cotton after China, है ना। अगर हम 2015 की बात करें तो भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था पूरे वर्ल्ड में। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटो, यानी ये जो कॉटन की जो क्रॉप है वो सबसे अच्छी उगती है जो हमारे जो डेक्कन प्लेटो है ना, दक्कन का पठार भी हम इसको बोलते हैं, वहाँ की जो ब्लैक कॉटन सॉइल है यानी काली, जिसको हम काली कपास की मिट्टी कहते हैं, उसके ड्रायर पार्ट्स में सबसे ज़्यादा उगता है। और इसी कॉटन की उगने की वजह से जो ब्लैक सॉइल है हम उसको कॉटन सॉइल यानी कि कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, और इसके ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, यानी जो लाइट है, प्रकाश है, रेनफॉल है और इरिगेशन है, इरिगेशन की भी इसके लिए ज़रूरत होती है, और काफ़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ 2210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, है ना। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब जिसमें फ्रॉस्ट ना हो, कोहरा ना हो, ऐसे कम से कम 210 डेज की इसको ज़रूरत पड़ती है पूरी तरह से ग्रो होने के लिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ के लिए, जिससे कि ये फसल बढ़ सके या इसके पौधे बढ़ सकें, हमें ब्राइट सनशाइन की, धूप की ज़रूरत होती है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर, और ये किस सीज़न की क्रॉप है हमारी, ये खरीफ सीजन की क्रॉप है, और इसको 6 से लेकर 8 महीने लगते हैं इसको मैच्योर होने में, यानी पूरी तरह से ग्रो होने में। अब पढ़ते हैं कि जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे देश के, तो उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है महाराष्ट्र, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे स्टेट्स हैं जो कॉटन को ग्रो करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं स्टूडेंट जूट के बारे में है। जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर, यानी जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। और गोल्डन फाइबर के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब होता है कि जिसका यूज़ केवल कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। जो उसको ग्रोअर है उसका जो उगाने वाला, वो खुद उसके लिए अपने लिए नहीं उगाता है। और साथ ही साथ इस क्रॉप का हमारे इंडियन इकोनॉमी में भी एक बड़ा हिस्सा रहता है। ये काफ़ी हमें फाइनेंस देती है, इससे काफ़ी रेवेन्यू मिलता है। हालांकि अब ये उतनी नहीं है इसका प्रोडक्शन देश के अंदर, लेकिन पहले था। तो जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फूड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, यानी इसका जूट का जो प्रोडक्शन है ये सबसे अच्छे से कहाँ पर उगती है, जहाँ पर वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होती है, यानी कि काफ़ी अच्छी तरह से ड्रेन की हुई, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है। और कहाँ पर, इन द फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स कौन से होते हैं, प्लेन्स ऐसे प्लेन यानी कि मैदान, समतल मैदान जो रिवर्स के द्वारा, जब रिवर में फ्लड आती है तो उसके साथ मिट्टी बह करके आती है, तो वो मिट्टी एक जगह पर एक लंबे बड़े एरिया पर लगातार जमा होती रहती है, तो उससे कहीं कहीं एकदम प्लेन यानी कि समतल मैदान जैसे हिस्से बन जाते हैं। और ये छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ को हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। और यहाँ पर जो, और स्पेशली ऐसे फ्लड प्लेन जहाँ पर सॉइल्स रिन्यूड एवरी ईयर, यानी हर साल रिन्यू होती है, क्योंकि हर साल वहाँ बाढ़ आती है और बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी है वो बहाकर लाई जाती है और वो रिन्यू हो जाती है। तो ऐसे फ्लड प्लेन्स में ये सबसे अच्छे से उगती है। और स्पेशली जो हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया है वो ऐसा ही है, आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, इन क्षेत्रों में जो बाढ़ है वो अक्सर आया करती है। और जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा करके लाती है और वो इन एरियाज़ में जहाँ पर फ्लड प्लेन्स है वहाँ पर जमा कर देती है इसको, और फिर उसका जो नई तरह की मिट्टी है वो उसका निर्माण हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, और इस जो क्रॉप है इसकी ग्रोथ के टाइम पर हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है।
वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय, ये जो स्टेट्स हैं वो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे देश के। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। और इसका यूज़ किस किस में होता है देखिए स्टूडेंट बनाने में। ये यूजेस भी पढ़ लेना मोस्टली फसल्स के लिए, ये क्रॉप्स के लिए, कि ये पूछने को भी आता है कि ये पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कि ये कहाँ यूज़ होता है ना। तो यहाँ पर इसको गनी बैग्स बनाने में, यानी जो बैग्स बनते हैं आपने देखे होंगे, और इन गनी बैग्स की किसी टाइम पे यूरोपियन मार्केट में काफ़ी डिमांड थी। इसके अलावा मैट्स, जो चटाइयाँ बनती हैं, रोप्स, रस्सियाँ बनती हैं, धागा बनता है, कारपेट्स बनती हैं, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनते हैं इसके हेल्प से। एंड ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। लेकिन ये जूट भी एक तरह की फाइबर है, लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई रहता है, और इसकी वजह से ये अब अपनी मार्केट को लूज़ कर रही है, क्योंकि मार्केट में दूसरी सिंथेटिक फाइबर आ चुके हैं। एंड पैकिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली द नायलॉन, है ना, नायलॉन पैकिंग मटेरियल भी आ गए हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में आप नायलॉन के बारे में जानते ही हैं, और वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो इसलिए जो गनी बैग हैं इनका यूज़ कम होने लगा है, या फिर कहीं जूट से बनी हुई चीज़ों का यूज़ कम होने लगा है, और जो सिंथेटिक फाइबर आ गए हैं नायलॉन जैसे, तो उनका प्रयोग जो है बढ़ गया है। तो इस वजह से जूट अपनी जो पुरानी वैल्यू थी उसको लगातार खोता जा रहा है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो फूड क्रॉप्स हैं जो कि ग्रेन्स नहीं हैं, और साथ ही साथ नॉन फूड क्रॉप्स हैं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में